गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस डिटर्मिनेंट के वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे। तो डिटर्मिनेंट का सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स में किसी डिटर्मिनेंट के रो को हम लोग क्या कर दें, कॉलम में ट्रांसफर कर दें, यानी इसका एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ले लें। फर्स्ट रो अगर ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो अगर इस डिटर्मिनेंट से जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आया तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है इससे भी जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा वो दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अगर इस डिटर्मिनेंट से अगर कैलकुलेट करने पे मान लीजिए अगर 15 आता है तो नेक्स्ट वाले डिटर्मिनेंट से भी अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 15 आएगा। तो इसमें क्या किया हम लोग, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, और फिर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर हम लोग मैच करेंगे तो दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर रो या किसी पार्टिकुलर कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे कि फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या किए, फर्स्ट रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिए, थर्ड रो को इंटरचेंज करके फर्स्ट रो बना दिए और फर्स्ट रो को इंटरचेंज करके सेकंड रो बना दिए। तो दोनों डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट और सेकंड डिटर्मिनेंट दोनों का जो वैल्यू आएगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि अगर फर्स्ट डिटर्मिनेंट से अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करके लाए, वो अगर 20 आया है, दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने के जो बाद जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उससे जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, -20। मतलब निगेटिव ऑफ ये जो फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू आया था इसका नेगेटिव वैल्यू आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों का सेम रहेगा, इसका भी 10 इसका भी 10, लेकिन इसमें अगर 10 आया है तो इसमें -10 आ जाएगा, मतलब निगेटिव ऑफ फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो याद रखेंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी का बात करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी काफी सिंपल है कि इसमें अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट अगर सेम है, किसी डिटर्मिनेंट में दो रो, जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है, सेम है, a1 b1 c1, यहाँ पर भी a1 b1 c1 है, यानी दो रो यहाँ पर क्या है, सेम है। दो कॉलम भी सेम हो सकता है, कोई भी दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट अगर सेम होता है तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। मतलब अगर इस डिटर्मिनेंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं लास्ट वीडियो में देखे थे। तो अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये जीरो के इक्वल आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई पार्टिकुलर रो या कोई पार्टिकुलर कॉलम को हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग ये जो थर्ड रो है इसमें क्या किए, के से मल्टीप्लाई कर दिए, फर्स्ट रो को एज इट इज छोड़ दिए, सेकंड रो को एज इट इज छोड़ दिए, और थर्ड रो में हम लोग क्या किए, के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस वाले का जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आया था ये क्या होगा, इसका के टाइम्स आ जाएगा। मतलब कि अगर हम इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट होके आया था कितना, 10, हम लोग क्या किए, थर्ड रो में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो नेक्स्ट वाला जो डिटर्मिनेंट बना, थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो 10 इंटू 2 20 होगा। यानी कह सकते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट में किसी पार्टिकुलर रो या कॉलम में हम लोग क्या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो ओवरऑल वैल्यू है वो भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है।
मतलब कि अगर इसमें 10 था, थर्ड रो को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 10 था, थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो जो नेक्स्ट डिटरमिनेंट बना 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिटरमिनेंट वैल्यू का ट्वाइस हो जाएगा, 10 इंटू 2 20 के इक्वल हो जाएगा। यानी कह सकते हैं जो डेल्टा डैश है ये क्या आएगा, k टाइम्स ऑफ डेल्टा आएगा। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो मतलब कि एज अ सम ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, a1 प्लस अल्फा, a1 प्लस बीटा, a1 प्लस अल्फा, b1 प्लस बीटा, c1 प्लस गामा। तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके लाएंगे, और अगर हम इसको दो डिफरेंट डिटरमिनेंट में ब्रेक करने के बाद वैल्यू कैलकुलेट करके ऐड करके लाएंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। मतलब यहाँ से अगर कैलकुलेट करने पे 10 आ रहा है तो ये दोनों वैल्यू भी कैलकुलेट करके 10 आएगा। ध्यान से देखेंगे कि डिटरमिनेंट को किस तरह से ब्रेक किया गया। a1 b1 c1 को इस वाले डिटरमिनेंट में लिख दिया गया, बाकी सेकंड और थर्ड रो को एज इट इज कॉपी कर दिया गया, और अल्फा बीटा गामा को इस वाले डिटरमिनेंट में प्लस करके एक नया डिटरमिनेंट बनाया गया जिसमें अल्फा बीटा गामा एलिमेंट पुट किया गया, और सेकंड रो और थर्ड रो को एज इट इज कॉपी कर दिया गया। तो इससे जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा और इससे जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा, दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 एक कॉलम ऑपरेशन लगा देते हैं। तो C1 को क्या चेंज करके क्या करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देना है, यानी तीनों कॉलम को क्या कर देना है, आपस में ऐड कर देना है। तो तीनों कॉलम को अगर हम लोग आपस में ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व होके। तो सब एलिमेंट लग रहा है कैंसिल होने वाला है, और ये कैलकुलेट होके फर्स्ट कॉलम जो है वो 0 आ जाएगा। और अगर हम लोग फिर क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड कर देंगे, तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट क्या हुआ, कैलकुलेट होके फर्स्ट कॉलम का हर एक एलिमेंट कैलकुलेट होके 0 हो गया। तो 0 0 0, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो फर्स्ट रो के अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग अगर इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया जाए तो इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। अगर कोई पार्टिकुलर रो या कॉलम क्या है, हर एक एलिमेंट उसका 0 है, तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो भी कैलकुलेट होके 0 आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, डायरेक्टली इसको डिटरमिनेंट के वैल्यू के जैसा मतलब एक्सपैंड नहीं कर दिए। यहाँ विदाउट एक्सपैंडिंग हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन वगैरह लगा के इसको सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x प्लस वाई है, अगर इसमें z ऐड कर देंगे फर्स्ट रो में तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसमें अगर x ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसमें y ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। यानी फर्स्ट रो में अगर हम लोग सेकंड रो को ऐड कर देंगे तो फर्स्ट रो को चेंज करके हम लोग r1 प्लस r2 अगर कर देंगे तो फर्स्ट रो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। फर्स्ट रो को चेंज करना है, बाकी दो रो एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो फर्स्ट रो में हम लोग देख रहे हैं कि एक कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन लेके हम लोग बाहर कर देंगे। तो
क्या बचेगा 1 1 1, फिर z x y 1 1 1। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है, सेम है। और प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि किसी पार्टिकुलर डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रो या दो कॉलम क्या हो, सेम हो। यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है, सेम है। तो इसका जो भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो क्या आएगा, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो क्या आ जाएगा, इस डिटरमिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, यानी ये इक्वल टू 0 आ गया। तो ये भी इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी डिटरमिनेंट में अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम रहेगा, दो रो या दो कॉलम का हर एक एलिमेंट सेम रहेगा, तो उसका जो भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट होके आएगा वो इक्वल टू 0 आएगा। तो थर्ड एग्जांपल में तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा एलिमेंट क्या है, 1 है। अब अगर हम लोग R2 को R2 माइनस R1 कर दें और R3 को R3 माइनस R1 कर दें, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाने का कोशिश करेंगे। अगर कोई डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगा तो डिटर्मिनेंट आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो फर्स्ट रो को कुछ नहीं करना है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को एज इट इज कॉपी कर दिए। अब सेकंड रो में क्या करना है, R2 माइनस R1, यानी सेकंड रो का एलिमेंट माइनस फर्स्ट रो का एलिमेंट 0 आ जाएगा। सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो x आ जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे 0 आ जाएगा। फिर थर्ड रो को क्या करना है, थर्ड माइनस फर्स्ट, तो थर्ड रो का एलिमेंट माइनस फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस y माइनस 1 y। तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग देख सकते हैं क्या कि केवल 1 बच रहा है। अब इस 1 के अलोंग हम लोग अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे फर्स्ट कॉलम के अलोंग तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस 0। फिर तो जो सेकंड वाला एलिमेंट, सेकंड यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव साइन, तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर भी 0 इंटू कुछ भी कर देंगे तो 0 आएगा। तो केवल क्या बच गया, एक्स वाई बच गया, केवल एक्स वाई बच गया। तो इसको हम लोग क्या किए, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दिए, जिससे हम लोग का क्या हो गया, मैक्सिमम 0 होने के कारण कैलकुलेशन कम गया तो आराम से एक्स वाई आ गया। लेकिन वही अगर हम लोग यहाँ पर रो ऑपरेशन का यूज नहीं करके अगर डायरेक्ट सॉल्व करने का कोशिश करें तो ये क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर पाए।